आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है जयदीप और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस के बारे में जो कि पूछे जाते हैं एक इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल के बारे में जिसका टाइटल है ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। चाहे आप बीएससी का स्टूडेंट हो या फिर एमएससी का स्टूडेंट हो, ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर को इंक्लूड करने वाला टॉपिक आपके सिलेबस में होना इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है जो कि एक सर्किट को यूज़ करते हुए हम डिज़ाइन करते हैं। वैसे तो दो अलग अलग टाइप की सर्किट होती है जिसे हम मल्टी वाइब्रेटर कहते हैं और दूसरी को कहते हैं ओसिलेटर। तो ऑलरेडी एक वीडियो मैंने आपको बनाकर दिया था यूजेटी एज अ रिलैक्सेशन ओसिलेटर, जिसमें मैंने ऑलरेडी आपको एक डिफरेंस समझाया था कि मल्टी वाइब्रेटर और ओसिलेटर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो उस लेक्चर में हमने बात की थी ओसिलेटर्स के बारे में और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मल्टी वाइब्रेटर्स के बारे में। तो मल्टी वाइब्रेटर की अलग अलग सर्किट में ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर उसका एक टाइप है। तो अलग अलग दो दूसरे मल्टी वाइब्रेटर्स होते हैं जिसे हम बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर और मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के नाम से जानते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि इस लेक्चर में हमें किन किन बातों के ऊपर डिस्कशंस करनी है। तो ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के वाइवा क्वेश्चंस के बारे में हमारे पास ये है ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की सर्किट। तो जैसे कि हम जानते हैं कि मल्टी वाइब्रेटर हम किसे कहते हैं, तो मल्टी वाइब्रेटर सर्किट को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। जिस सर्किट के अंदर से आपको ऐसे सिग्नल्स मिल रहे हैं जिन सिग्नल्स में आपके पास दो स्टेट है, जो स्टेट कंटिन्यूअसली क्या कर रही है, चेंज कर रही है, तो ऐसी सर्किट्स को हम क्या कहते हैं, मल्टी वाइब्रेटर्स कहते हैं। मतलब कि कोई एक ऐसी सर्किट जो कि आपको एक हाई पीक का सिग्नल और एक लो पीक का सिग्नल जनरली क्या होता है, 0 वोल्टेज के साथ आपको आउटपुट में मिलता है, तो इसे आप क्या कहते हैं, ए स्टेबल या फिर यूं कहिए मल्टी वाइब्रेटर सर्किट कहते हैं। तो ऐसी मल्टी वाइब्रेटर सर्किट में हमारे पास तीन अलग अलग टाइप की मल्टी वाइब्रेटर सर्किट है। एक को हम कहते हैं ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, दूसरे को कहते हैं मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, तो तीसरी सर्किट को हम कहते हैं बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो मल्टी वाइब्रेटर सर्किट एक तरह से टाइम सिग्नल्स को आपको आउटपुट में देती है। तो ये मल्टी वाइब्रेटर सर्किट आपको डेफिनेशन की तरह याद क्या रखना है, डेफिनेशन की तरह ये याद रखना है कि अगर किसी सर्किट के आउटपुट के सिग्नल्स में आपको दो अलग अलग स्टेट्स कंटिन्यूअसली वेरिएबल कंडीशन में मिल रही है तो आप इसे कहेंगे मल्टी वाइब्रेटर। और अगर कोई एक टाइप का सिग्नल पल्सेस आपको रिपीटेडली मिल रहा है तो उसे आप कहेंगे ओसिलेटरी सर्किट, क्योंकि ओसिलेटरी सर्किट में जो वोल्टेज होता है वो विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम कंटिन्यूअस वेरिएशन में होता है। वहां पे आपको कोई पर्टिकुलर वोल्टेज का लेवल नहीं मिलता है, वहां पे आपके वोल्टेजेस क्या होते हैं, कंटिन्यूअसली वेरिंग कंडीशन में होते हैं। जबकि मल्टी वाइब्रेटर में क्या होता है कि आपको यहाँ पे दो वोल्टेज के स्टेट मिलती है और उन दोनों स्टेट में भी वोल्टेज का जो लेवल है वो लेवल क्या रहता है, फिक्स रहता है। वो वोल्टेज का लेवल कंटिन्यूअस वेरिएशन में नहीं होता है, इसीलिए हम इसे टाइम पल्सेस कहते हैं। तो अगर आप सिंपली जानते हैं कि IC555 को हम यूज करते हुए टाइम पल्सेस को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, तो वहां पे जो टाइम पल्सेस आपको मिलते हैं वही टाइम पल्सेस आपको यहाँ पे मल्टी वाइब्रेटर की तरह मिल सकते हैं। तो ये थी एक बेसिक से इंपॉर्टेंट डिस्कशंस अबाउट मल्टी वाइब्रेटर सर्किट, क्योंकि आपको ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस याद रहना चाहिए। तो चलिए वाइवा क्वेश्चंस के लिस्ट को हम थोड़ा सा ग्लांस कर लेते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी वाइब्रेटर एंड ओसिलेटर सर्किट। तो जैसे मैंने आपको अभी यहां पे रिकॉल करके बताया कि मल्टी वाइब्रेटर सर्किट और आपकी ओसिलेटरी सर्किट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो यही डिफरेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्टेबल, मोनोस्टेबल एंड बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो यहाँ पे मल्टी वाइब्रेटर सर्किट का जो क्लासिफिकेशन है, इस क्लासिफिकेशन में हम तीन सर्किट को इंपॉर्टेंट देखना चाहते हैं। तो इन तीन सर्किट में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो याद रखिए कि एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में जो ये आपको टाइमिंग सिग्नल्स मिलते हैं, पल्स मिलते हैं, वो पल्स कंटिन्यूअसली अपनी दोनों स्टेट्स में क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। जबकि एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के बाद ये जो दो अलग अलग डिफरेंस है, मतलब कि मोनोस्टेबल और बाइस्टेबल, इन दोनों में क्या होता है कि बाइस्टेबल और मोनोस्टेबल में एक स्टेट जो होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। मतलब कि जब तक आप एक्सटर्नल ट्रिगर पल्स अप्लाई नहीं करते हैं तब तक वो स्टेट जो है वो स्टेट चेंज नहीं होती है। मतलब कि कोई एक स्टेट में आपका जो मल्टी वाइब्रेटर है वो लॉन्ग टाइम पीरियड तक क्या रहता है, फिक्स रहता है। और अगर आप उस स्टेट में से दूसरी स्टेट में शिफ्ट करना चाहते हैं तो आपको इस मल्टी वाइब्रेटर सर्किट को एक एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई करना होगा।
मतलब कि ये यहाँ पे आपके एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स के ऊपर वर्क करती है। आप कितना टाइम पीरियड रखना चाहते हैं, आप कब किसी स्टेट को चेंज करना चाहते हैं, ये जो दोनों बातें हैं, ये दोनों बातें एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब कि ये आपका मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में आप मोनो वर्ड को अगर ग्लांस करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये किसी एक स्टेट के ऊपर ये लॉन्ग टाइम तक क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है। और अगर आप इसके स्टेट चेंज करना चाहते हैं तो आपको एक बार ट्रिगर पल्स अप्लाई करना होगा, और जैसे ही आप इसे ट्रिगर पल्स अप्लाई करते हैं तो ये स्टेट चेंज करेगा, लेकिन फिर से वो अपनी आगे वाली स्टेट में क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। मतलब कि इसकी एक स्टेट परमानेंटली स्टेबल होगी, लेकिन अगर आप इसे दूसरी स्टेट में टेम्पोररी टाइम के लिए ले जाना चाहते हैं, देखिए परमानेंटली आप वहां पे नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप दो स्टेट्स को परमानेंटली हैंडल करना चाहते हैं तो आप इसे कहेंगे बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। मतलब कि किसी भी एक स्टेट को आप कितने वक्त तक स्टेबल रखना चाहते हैं, ये दोनों स्टेट्स में आप एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप इसे कहेंगे बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। लेकिन किसी एक स्टेट में परमानेंटली रखना हो, दूसरी स्टेट में टेम्पोररी रखना हो, तो आप इसे कहेंगे मोनोस्टेबल। लेकिन दोनों स्टेट में आप परमानेंटली रखना चाहते हैं और दोनों स्टेट का टाइम पीरियड आप अपनी इच्छा के मुताबिक चेंज करना चाहते हैं तो आप इसे कहेंगे बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो इन तीनों के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपको अगर पता होगा तो आपके क्वेश्चंस तो आसान होंगे ही होंगे, लेकिन अलग अलग सर्किट में आपको जो चाहिए वो एप्लीकेशन के लिए कौन सी सर्किट आपके लिए प्रिफर्ड है वो भी आपको डिसीजन लेने में इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो ये था आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। फिर देखिए विच आर द एप्लीकेशन ऑफ मल्टी वाइब्रेटर सर्किट। तो देखिए जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये टाइमिंग सिग्नल्स को डेवलप करने के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब कि एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को आप टाइमिंग पल्स को डेवलप करने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन मोनोस्टेबल और बाइस्टेबल को यूज करते हुए आप यहाँ पे अपनी मन चाही पोजीशंस में सर्किट्स को ट्रिगर कर सकते हैं, या फिर यूं कहिए कि सर्किट को आप ऑन ऑफ कंट्रोल में यूज कर सकते हैं। तो मोनोस्टेबल और बाइस्टेबल जो है वो आपके लिए यहाँ पे मल्टीपर्पज सर्किट है। मतलब कि आप जितना चाहे उतना टाइम पीरियड यहाँ पे सेट करके अपनी जो मन चाहे सर्किट है उसे आप डिजाइन कर सकते हैं, कि जिसमें आपको टाइमिंग पल्सेस जैसे सिग्नल की इंपॉर्टेंस होती है। आपको ये बात यहाँ पे ऑलवेज मेंटेन या फिर माइंड करके चलनी है कि यहाँ पे टाइमिंग पल्सेस डेवलप होने वाले हैं। मतलब कि जो वोल्टेज का वेरिएशन है वो यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है, वो यहाँ पे दो स्टेट के बीच में ही क्या होता है, ये चेंज होते रहता है। तो अगर आप कंटिन्यूअस वोल्टेज का वेरिएशन चाहते हैं तो आपको मल्टी वाइब्रेटर सर्किट हेल्पफुल नहीं होंगी, तो आपको ऑसिलेटरी सर्किट हेल्पफुल होंगी। फिर आगे देखिए हाउ ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इज नोन एज फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर। तो ये भी हमें देखना है कि मल्टी वाइब्रेटर सर्किट्स में से ये जो आपका ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर सर्किट है इसका दूसरा नाम क्या है, फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर। तो ये फ्री रनिंग क्यों है? ऑब्वियस सी बात है, फ्री रनिंग इसलिए है क्योंकि ये दोनों स्टेट में कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है। आप यहाँ पे इस चेंजिंग पोजीशन को चेंज करने के लिए किसी एक्सटर्नल ट्रिगर पल्स का इंपॉर्टेंस नहीं देखते हैं, इसलिए ये अपने मुताबिक जो भी इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू है उस कैपेसिटेंस की वैल्यू के ऊपर डिपेंड होते हुए ये कंटिन्यूअसली एक स्टेट में से दूसरी स्टेट में ये क्या होते रहेगा, चेंज होते रहेगा। तो इसलिए हम इसे फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर कहते हैं, क्योंकि ये अपनी इच्छा के मुताबिक फ्रीली एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। फिर देखिए व्हाट इज द रोल ऑफ कैपेसिटर इन एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। अब देखिए किसी भी ऑसिलेटरी सर्किट में या फिर किसी भी मल्टी वाइब्रेटर सर्किट में कैपेसिटर का होना लाजमी है, क्योंकि कैपेसिटर के बिना आपकी इन दोनों में से किसी भी सर्किट का डिजाइन इम्पॉसिबल है, क्योंकि कैपेसिटर की ही चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टेंडेंसी की वजह से यहाँ पे साइकिल्स डेवलप होते हैं, और इन कैपेसिटर्स की वजह से ही आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर पाते हैं। क्योंकि कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है और इस कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस है ये दोनों प्रॉपर्टी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड है। मतलब कि जैसे ही फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो कैपेसिटेंस और ये आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते हैं। तो इस वजह से अगर आप यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू को चेंज करते हैं तो आपको यहाँ पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स मिलेंगे। तो कैपेसिटर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रिप्रेजेंट करने वाला कंपोनेंट होता है ऑसिलेटरी सर्किट में और मल्टी वाइब्रेटर सर्किट में। फिर आखिरी क्वेश्चन को देखिए, कैन वी डिजाइन ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बाय यूजिंग एनी आईसी।
मतलब कि एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर सर्किट को डिजाइन करने के लिए जो आप यहाँ पे अभी स्क्रीन के ऊपर एक सर्किट को देख रहे हैं और जो कि आपने अपने प्रैक्टिकल में इस्तेमाल की थी, वो क्या थी? दो आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर्स को इस्तेमाल करते हुए डिजाइन की गई सर्किट थी। और ये सर्किट असल में एक्टिव कंपोनेंट को यूज करते हुए डिजाइन की गई थी, इसलिए यह सर्किट क्या थी? एक्टिव सर्किट थी। जिस किसी भी सर्किट में अगर आप एक्टिव कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करते हैं तो ये सर्किट क्या कहलाएगी? एक्टिव सर्किट कहलाएगी। मतलब कि अगर आप आरसी इंटीग्रेटर या फिर आरसी डिफरेंशिएटर सर्किट की बात करते हैं तो ये आरसी इंटीग्रेटर और आरसी डिफरेंशिएटर सर्किट क्या होती है? पैसिव सर्किट होती है, क्योंकि यहां पे यूज होने वाला रजिस्टर और कैपेसिटर दोनों क्या है? यहां पे पैसिव कंपोनेंट है। लेकिन अगर आप बात करते हैं यूजेटी रिलैक्सेशन ओसिलेटर के बारे में, या फिर बात करते हैं आप आरसी फेज शिफ्ट ओसिलेटर के बारे में, या फिर अगर आप बात करते हैं हार्टली या फिर कोलपिट ओसिलेटर के बारे में, या फिर एस्टेबल, मोनोस्टेबल, बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स के बारे में, तो इन सभी सर्किट्स में आप यूज क्या करते हैं? ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं। तो ट्रांजिस्टर कैसा कंपोनेंट है? एक्टिव कंपोनेंट है। तो इन सभी सर्किट्स को आप क्या कहेंगे? एक्टिव सर्किट्स कहेंगे। तो अगर आपको ऐसा कोई वाइवा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्टिव सर्किट क्या होती है, पैसिव सर्किट क्या होती है, तो यूं याद रखिए कि एक्टिव सर्किट हम उसे कहते हैं जो सर्किट अपने अंदर दिए जाने वाले सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर सकती है, तो उसे हम कहते हैं एक्टिव सर्किट। लेकिन याद रखिए कि मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर और बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, तो ये जो सभी सर्किट है, ये सभी सर्किट डीसी एनर्जी को एसी एनर्जी में कन्वर्ट करती है। मतलब कि अपने अंदर ये किसी भी सिग्नल को रिक्वायर नहीं करती है। मतलब कि ये इस तरह से काम नहीं करती है कि इनमें अगर आप एक सिग्नल देंगे तो उस सिग्नल को वो ये एम्पलीफाई करेगा। नहीं, इसका प्रिंसिपल ये नहीं है कि ये अपने अंदर दिए जाने वाले सिग्नल को एम्पलीफाई करती है, बल्कि इसका जो इंपॉर्टेंट एम या फिर प्रिंसिपल क्या है कि ये अपने अंदर दिए जाने वाली डीसी एनर्जी को एसी एनर्जी में कन्वर्ट करती है। मतलब कि जो आप इसे डीसी वोल्टेजेस प्रोवाइड करते हैं, उन डीसी वोल्टेजेस को ये कैपेसिटर को इस्तेमाल करते हुए ये क्या करेंगी? सिग्नल्स में डिजाइन करेगी और आपको एसी साइकिल्स देने वाली है। तो ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इन सभी सर्किट्स में, एक्टिव सर्किट्स में, कि ये अपने अंदर दिए जाने वाले सिग्नल को एम्पलीफाई तो कर सकती है, लेकिन अगर आपके पास एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है या फिर यूजेटी रिलैक्सेशन ओसिलेटर जैसे किसी सर्किट है, तो ये क्या करते हैं? ये अपने आप डीसी में से एसी एनर्जी को क्या कर लेते हैं? डेवलप कर लेते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है इन सभी सर्किट्स का कि ये खुद ब खुद डीसी में से एसी सिग्नल्स को क्या कर सकती है? प्रोड्यूस कर सकती है। देखिए ये सभी जो डिस्कशंस है ना, ये सभी डिस्कशंस वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी डिस्कशंस किसी ना किसी सर्किट का एक मेजर इंपैक्ट पैरामीटर है, क्योंकि इन्हीं सभी रीजंस की वजह से अलग अलग सर्किट एक दूसरे से क्या पड़ती है? डिफरेंट पड़ती है। तो इन सभी बातों को आपको माइंड करना इंपॉर्टेंट है। तो ये थे वाइवा क्वेश्चंस, मैंने यहाँ पे आपको आंसर्स देने की कोशिश की और आई होप कि आपको ये सभी आंसर्स समझ में आए होंगे। अब देखते हैं कि आगे जो हमें सभी बातों को समझना है वो क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ मल्टी वाइब्रेटर सर्किट। तो मल्टी वाइब्रेटर सर्किट्स में टाइप क्या होने वाले हैं? तो यहाँ पे आपके पास पहला टाइप क्या बन के आएगा? इसे हम कहते हैं एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, या फिर जैसे कि मैंने आपको आगे बताया था इसका दूसरा नाम क्या है? फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर। तो देखिए ये है फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर की सर्किट। तो आप यहाँ पे दो आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर्स को देख सकते हैं और इन दोनों के साथ कनेक्ट किए जाने वाले क्या है? 4 रजिस्टर्स है और इन 4 रजिस्टर्स के बीच में 2 कैपेसिटर्स कनेक्ट किए गए हैं। अगर आप यहाँ पे कैपेसिटर्स इक्वल वैल्यू के इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा? तो आपको यहाँ पे जो दोनों ट्रांजिस्टर्स के अक्रॉस में आउटपुट सिग्नल्स मिलेंगे वो सिग्नल्स क्या होंगे? एकदम इक्वल टाइम पीरियड्स में होंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे दोनों कैपेसिटर्स को अलग अलग वैल्यू में इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो आउटपुट में सिग्नल्स मिलेंगे वो सिग्नल आपको यहाँ पे अलग अलग टाइम पीरियड के ऊपर मिलेंगे, क्योंकि कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टेंडेंसी कैपेसिटर की अपनी खुद की वैल्यू के ऊपर डिपेंड होती है। और यहाँ पे जिस वैल्यू के साथ कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज होता है, इन्हीं के ऊपर डिपेंड है आपके ट्रांजिस्टर के अक्रॉस में मिलने वाले आउटपुट सिग्नल का टाइम पीरियड। तो इन बातों को आप नोटिस करके चलिएगा। फिर आगे देखिए आपके पास क्या है? आपके पास है दूसरा टाइप जिसे हम कहते हैं मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो ये है मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की सर्किट। तो आप यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर्स को देख सकते हैं और यहाँ पे एक कैपेसिटर को देखेंगे और यहाँ पे अलग अलग 4 रजिस्टर्स इस्तेमाल किए गए हैं। तो देखिए
एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर और बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। इन तीनों सर्किट में जो सर्किट का कनेक्शन होता है वो कनेक्शन क्या होता है, वो यहाँ पे क्रॉस कनेक्शन होता है। ये बात आप नोटिस करके चलिएगा। आप देख सकते हैं सर्किट में कि जो ट्रांजिस्टर्स है, ट्रांजिस्टर्स के बेस टर्मिनल को एक दूसरे के साथ क्रॉस कनेक्शन में अप्लाई किया गया है। आप यहाँ पे क्रॉस साइन कनेक्शन में देख सकते हैं, जो कि कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल के बीच में आपको कुछ क्रॉस साइन बनते हुए नजर आ रही होंगी। मतलब कि यहाँ पे राइट साइड का जो सिग्नल है वो यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिया गया है और लेफ्ट साइड का सिग्नल यहाँ पे राइट साइड में दिया गया है। इसे हम कहते हैं क्रॉस कनेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स। तो आपको एक फीचर इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ये जो आपकी मल्टीवाइब्रेटर सर्किट्स है, इन मल्टीवाइब्रेटर सर्किट में जो कंपोनेंट्स का कनेक्शन है वो क्या है, क्रॉस कनेक्शन है। तो मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में क्या है, ट्रांजिस्टर दो है, लेकिन यहाँ पे एक कैपेसिटर है जो कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टेंडेंसी को यूज करते हुए आपको आउटपुट में सिग्नल्स देगा। फिर आप नीचे एक ट्रिगर पल्सेस को देख सकते हैं। ये ट्रिगर पल्सेस क्या है, स्पाइक्स जैसे सिग्नल्स है। तो ये स्पाइक्स जैसे सिग्नल्स क्या करते हैं, ये यहाँ पे एक स्टेट में से दूसरे स्टेट्स को चेंज करने के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप इन स्पाइक्स सिग्नल्स को इनपुट में अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, आपकी ये जो परमानेंट स्टेबल स्टेट थी ना, वो परमानेंट स्टेबल स्टेट यहाँ से शिफ्ट करके एक टेम्पोररी स्टेट में आ जाएगी और ये फिर से टेम्पोररी स्टेट क्या हो जाएगी, स्टेबल स्टेट में रिटर्न हो जाएगी। तो आप कितने वक्त के लिए स्टेबल स्टेट को टेम्पोररी स्टेट में चेंज करना चाहते हैं, आप उस हिसाब से यहाँ पे ट्रिगर पल्सेस को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। फिर आप देख सकते हैं बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। तो यहाँ पे बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में आपके पास दोनों स्टेट में सिग्नल्स मिल सकते हैं। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे कोई भी कैपेसिटर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। मतलब आप यहाँ पे साफ साफ डिफरेंस नोटिस कर सकते हैं कि जहां पे आपको दोनों सिग्नल का इंपॉर्टेंस था वहां पे आपने दो कैपेसिटर्स इस्तेमाल किए, फॉर एग्जांपल एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। लेकिन जहां पे आपको एक ही सिग्नल का इंपॉर्टेंस था, मतलब कि एक ही स्टेट का इंपॉर्टेंस था, वहां पे आपने एक ही कैपेसिटर को इस्तेमाल किया। फॉर एग्जांपल आपने यूज किया था मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में। लेकिन जहां पे आपको दोनों स्टेट को अपने मुताबिक ही एडजस्ट करनी है, किसी भी स्टेट को आप यहां पे फ्रीली यूज नहीं करने वाले हैं, तो यहां पे कैपेसिटर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आप यहां पे ट्रिगर पल्सेस को हैंडल करते हुए आपके आउटपुट सिग्नल को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल है आपका ये बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। तो बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में आपको नीचे की तरह एक सिलेक्शन की दी गई है, जो सिलेक्शन की यहां पे किसी भी ट्रांजिस्टर के इन बेस टर्मिनल को क्या कर सकती है, ट्रिगर कर सकती है, और इस वजह से आपका ट्रांजिस्टर क्या करेगा, वर्क करेगा और अपने अक्रॉस में सिग्नल देने वाला है। तो ये थे टाइप्स ऑफ मल्टीवाइब्रेटर, या फिर यूं कहिए कि मल्टीवाइब्रेटर सर्किट का क्लासिफिकेशन। अब हमें क्या देखना है, सर्किट ऑफ एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। तो ये है आपकी एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की सर्किट। तो इस सर्किट में आप देख सकते हैं दो ट्रांजिस्टर, दो कैपेसिटर, क्रॉस कनेक्शन, और यहाँ पे यूज किए जाने वाले अलग अलग 4 रजिस्टर्स, और यहाँ पे अप्लाई होने वाला डीसी पोटेंशियल, और इन ट्रांजिस्टर्स के अक्रॉस में लिया जाने वाला आउटपुट सिग्नल। तो ये है आपका आउटपुट सिग्नल। और इन आउटपुट सिग्नल में आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा बहुत स्क्वायर वेव को क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, लेकिन ये शार्पली स्क्वायर वेव नहीं है। क्यों शार्पली स्क्वायर वेव नहीं है? क्योंकि अगर ये शार्प स्क्वायर वेव होता तो यहां पे आपको दोनों छोर के ऊपर एजिस देखने को मिलती, लेकिन यहां पे आपको ऐसी एजिस देखने को नहीं मिल रही है। तो चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे वर्किंग समझने की कोशिश करते हैं कि इन सर्किट ऑफ एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में ये वर्क किस तरह से करती है। तो आप एक पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। Two identical transistors are used and one of them will conduct first and start to give pulses of square waves. तो यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर्स आप क्या करेंगे, आइडेंटिकल यूज करेंगे, लेकिन फिर भी कोई भी कंपोनेंट्स 100% आइडेंटिकल नहीं होते हैं। तो क्या होगा कि इन दोनों ट्रांजिस्टर्स में से कोई एक ट्रांजिस्टर पहले क्या हो जाएगा, कंडक्ट हो जाएगा, और ये यहाँ पे स्टेबल कंडीशन को क्या करेगा, ब्रेक करेगा, जिस वजह से कोई एक ट्रांजिस्टर कंडक्ट होगा तो यहाँ पे सर्किट में इम्बैलेंस आएगा। तो यहाँ पे आपको उस ट्रांजिस्टर के अक्रॉस में आउटपुट मिल सकता है। और देखिए यहाँ पे एक बात आपको नोटिस करनी है, जो कि मैं आपको वर्किंग में समझाऊंगा कि आउटपुट कब मिलता है। इस क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस कीजिए। तो आउटपुट कब मिलता है, जब आपका ट्रांजिस्टर कंडक्ट होता है तब मिलता है, या फिर आपका ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं होता है तब मिलता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आपको आगे वर्किंग के मैकेनिज्म में बताऊंगा कि कब आउटपुट मिलता है।
तो ये डिपेंड है कि आप आउटपुट कहाँ से लेते हैं। तो मैं आपको ये बात का डिफरेंस अच्छी तरह से समझाऊंगा। वीडियो आपको थोड़ा सा लंबा लगेगा, लेकिन नॉलेज गेन करने के लिए टाइम देना पड़ता है, ऐसे वैसे नॉलेज नहीं मिल सकती है। तो देखते हैं कि हम आगे के वर्किंग में कि आपका ये जो एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है वो किस तरह से आपको वर्क करके देने वाला है। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको वाइवा में ये पूछा था कि एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को डिजाइन करने के लिए क्या आप किसी आईसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हाँ, ये आपका आंसर है कि अगर आप यहाँ पे टाइमर आईसी IC555 को यूज करना चाहते हैं तो आप इसे यूज करते हुए भी एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को डिजाइन कर सकते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे ये जो राइट साइड में जो आपको सर्किट दी गई है वो यहाँ पे IC555 को यूज करते हुए एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को हम किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं, यही आपको दी गई है। तो इसी सर्किट में आप देख सकते हैं कि किस टर्मिनल को हम किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, और इन टर्मिनल्स को कनेक्ट करते हुए हमें एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के आउटपुट सिग्नल्स किस तरह से मिल सकते हैं। तो आप इसे डिजाइन कर सकते हैं। इसके आगे मैं एक वीडियो आपको अटैच करूंगा, जिस वीडियो में आप देख पाएंगे कि एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को अगर हम यहाँ पे IC555 को यूज करते हुए डिजाइन करते हैं तो वो हमें किस तरह से CRO में आउटपुट वेव फ्रंट्स दे सकता है। तो आप इस वीडियो को पहले देख लीजिए कि आपको आउटपुट वेव फ्रंट्स किस तरह से मिलते हैं, फिर हम बात करेंगे कि ये जो आपका एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है वो किस तरह से वर्क करता है।
तो चलिए, एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के आउटपुट को आपने सीआरओ में ऑब्जर्व किया। अब हमें यह समझना है कि एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जो अपने अक्रॉस में आउटपुट देता है, वो आउटपुट सिग्नल्स किस तरह से टाइमिंग सिग्नल्स हमें मिलते हैं। तो चलिए, ये है हमारा एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है आपका एक ट्रांजिस्टर और ये है आपका दूसरा ट्रांजिस्टर। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये सर्किट एक दूसरे के साथ क्रॉसली कनेक्शन को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है, या फिर यूँ कहिए कि आपको ये बताती है। तो किस तरह से ये क्रॉसली कनेक्टेड है, तो देखिए, ये आपका कैपेसिटर और ये आपका ट्रांजिस्टर। तो कैपेसिटर का ये टर्मिनल और ट्रांजिस्टर का आपका बेस टर्मिनल एक दूसरे के साथ कुछ इस तरह से जुड़े हुए हैं, और ये आपका दूसरा कैपेसिटर और ये आपका दूसरा ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पे भी ये दोनों कनेक्शन कुछ इस तरह से है। तो आप ये देख सकते हैं कि बीच में एकदम आपको एक क्रॉस कनेक्शन देखने को मिल रहा है। मतलब कि ये जो आपका पोर्शन है, ये पोर्शन इस ट्रांजिस्टर को कंडक्ट करेगा। मतलब कि ये जो आपका ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजियन में होगा या फिर सैचुरेशन रीजियन में होगा। ये किसके ऊपर डिपेंड है, ये डिपेंड है इस कैपेसिटर के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम के ऊपर। और ये जो आपका दूसरा कैपेसिटर है, ये वाला, तो इसका ये जो टाइम पीरियड है, मतलब कि इसका ये जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का ये जो टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड किसे कंडक्ट या फिर किसे सैचुरेशन या फिर किसे ये कट ऑफ रीजियन में ले जाएगा, तो ये इस ट्रांजिस्टर को कट ऑफ या फिर सैचुरेशन रीजियन में ले जाएगा। तो कुछ इस तरह से एक दूसरे के साथ क्रॉस कनेक्शन में रहने वाले कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर एक दूसरे को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। अब देखिए, ट्रांजिस्टर जो है वो वर्क किस तरह से करता है। ट्रांजिस्टर एक लॉकिंग कंडीशन में वर्क करता है। किस तरह से लॉकिंग कंडीशन में वर्क करता है, तो समझिए, ये है आपका ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर का ये ऊपर का टर्मिनल है कलेक्टर, और ये कलेक्टर यहाँ पे 6 वोल्ट के बैटरी के साथ क्या है, कनेक्टेड है। ये है आपका एमीटर, तो ये एमीटर आपकी बैटरी के नेगेटिव पोटेंशियल के साथ क्या है, कनेक्टेड है। तो मतलब ये हुआ कि आपका ट्रांजिस्टर का कलेक्टर टर्मिनल और एमीटर टर्मिनल अपने अक्रॉस में एक बैटरी का कनेक्शन क्या कर रहा है, अपने अक्रॉस में एक बैटरी का कनेक्शन मेंटेन कर रहा है। तो इस बैटरी का ऊपर का टर्मिनल पॉजिटिव और नीचे का टर्मिनल क्या है, नेगेटिव है। तो ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव बायस की कंसिडरेशन में कनेक्टेड है। अब हमें यह समझना है कि ट्रांजिस्टर किस तरह से लॉकिंग कंडीशन में वर्क करता है। तो ये आप ट्रांजिस्टर को कंसीडर कीजिए, ये है आपका कलेक्टर, ये है आपका एमीटर और ये आपका बीच में बेस। तो ये आपका बीच में बेस, ये आपका कलेक्टर और ये आपका एमीटर। तो यहाँ पे आपका बैटरी का सप्लाई प्रोवाइड किया गया है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ इस तरह से। अब आप सोचिए कि जैसे ही आप यहाँ पे पॉजिटिव से और ये नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर यहाँ पे किसी करंट को यहाँ पे पास आउट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए, ये आपका जो कलेक्टर रीजन है वो यहाँ पे अपने अंदर आने वाले करंट को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अगर आपको कलेक्टर से इस करंट को एमीटर की ओर फ्लो करवाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका बीच में बेस वाला जो जंक्शन है ना, इस बेस वाले जंक्शन को आपको यहाँ पे कंडक्ट करना पड़ेगा। तो बेस वाले जंक्शन को कंडक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेस में भी आपको यहाँ पे करंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे बेस में करंट प्रोवाइड करते हैं, तो कलेक्टर से लेकर एमीटर की ओर करंट का फ्लो पॉसिबल होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे बेस में से करंट प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो करंट में कलेक्टर में से एमीटर की ओर आपका ये जो करंट का फ्लो है वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो बस इन दो कंडीशंस को आपको याद रखना है। अगर आप बेस करंट प्रोवाइड करते हैं तो ट्रांजिस्टर होगा कंडक्ट, अगर आप बेस करंट प्रोवाइड नहीं करते हैं तो ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं होगा। अगर ट्रांजिस्टर कंडक्ट होगा तो इसे हम कहते हैं कि यह सैचुरेशन रीजियन में है। अगर ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं होगा तो इसे हम कहते हैं कि यह कट ऑफ रीजियन में है। बस इन 3-4 बातों को आप मेंटेन कर लीजिए। अगर इन 3-4 बातों को आप अभी याद नहीं कर पाए तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड कीजिए और फिर से सुनिए। अब इन्हीं चारों बातों को यूज करते हुए हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर ट्रांजिस्टर कंडक्ट होता है तो आउटपुट मिलता है, या फिर ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं होता है तो आउटपुट मिलता है। चलिए, इन बातों को समझने के लिए अब तैयार हो जाइए। तो मैंने आपको क्या कहा कि ट्रांजिस्टर कंडक्ट है तो आउटपुट मिलेगा, या फिर ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं है तो आउटपुट मिलेगा। चलिए, कौन सी बात सही है ये हम यहाँ पे सोचने की कोशिश करते हैं। अब कंसीडर कीजिए कि आप यहाँ पे आउटपुट इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के अक्रॉस में लेना चाहते हैं।
तो अगर आप इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के अक्रॉस में आउटपुट लेना चाहते हैं तो अब यहाँ पे मैं जो कहता हूँ उस बातों को कंटिन्यूअसली आप यहाँ पे फोकस कीजिए। कंसिडर कीजिए कि ये ट्रांजिस्टर अभी कट ऑफ रीजन में है। ये ट्रांजिस्टर अभी क्या है, कट ऑफ रीजन में है। तो कट ऑफ रीजन का मतलब क्या होगा कि यहां से बेस करंट प्रोवाइड नहीं होगा। अगर बेस करंट प्रोवाइड नहीं होगा तो ये कलेक्टर से लेकर एमीटर की ओर जाने वाला जो ये करंट ट्रांजिस्टर में से पास होना चाहिए वो यहाँ पे पास नहीं होगा। तो क्या होगा कि कलेक्टर के पास तो यहाँ पे ऑलरेडी करंट आ चुका है, तो वो करंट क्या करेगा, वो करंट यहाँ पे इस पाथ में से पास आउट होने की कोशिश करेगा। अब वो यहाँ पे ट्रांजिस्टर में से पास आउट नहीं होगा, अब वो कहाँ से पास आउट होने की कोशिश करेगा, अब वो यहाँ पे आउटपुट के इस लूप में से पास आउट होने की कोशिश करेगा। तो क्या होगा कि यहाँ से ये आपका करंट इस लूप में से पास आउट होकर यहाँ पे ग्राउंड हो जाएगा। तो अब आप यूं सोचिए कि अगर आप आउटपुट इन दोनों टर्मिनल के बीच में लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको आउटपुट कब मिलेगा, जब ये ट्रांजिस्टर आपका कट ऑफ रीजन में होगा तब मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे ही आपका ट्रांजिस्टर कट ऑफ तो आपको यहाँ पे आउटपुट मिलेगा, लेकिन जैसे ही आपका ये जो ट्रांजिस्टर है वो यहाँ पे सैचुरेशन रीजन में आएगा। तो सैचुरेशन रीजन में कब आएगा, जब यहाँ पे बेस करंट प्रोवाइड होगा तब। तो जैसे ही आपका ये ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में आएगा तो आपका ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट हो जाएगा। अगर ट्रांजिस्टर कंडक्ट हो जाएगा तो करंट कहां से पास आउट होगा, ट्रांजिस्टर में से पास आउट होगा। तो उस वक्त आपका ये करंट इस लूप में से पास आउट नहीं होगा, जिस वजह से आपको यहाँ पे आउटपुट नहीं मिलेगा। तो आपको आउटपुट कब नहीं मिलेगा, जब आपका ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में होगा तब। लेकिन जब आपको आउटपुट मिलने वाला है तब आपका ट्रांजिस्टर किस रीजन में होगा, तो वो यहाँ पे कट ऑफ रीजन में होगा। तो आप यहाँ पे एक बात को एक स्टेटमेंट की तरह याद रख सकते हैं कि अगर आपका ट्रांजिस्टर यहाँ पे कट ऑफ में है तो मतलब ये होगा कि करंट आपके इस ऑप्शनल पाथ में से पास आउट होगा। ऑप्शनल पाथ का मतलब क्या है कि जब करंट यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ पे करंट को पास होने के लिए ये एक पाथ और ये दूसरा पाथ, दो ऑप्शंस थे। तो करंट ने पहले ऑप्शन को चूज किया। क्यों पहले ऑप्शन को चूज किया, क्योंकि वहां पे ट्रांजिस्टर जो था वो कहां पे था, कट ऑफ रीजन में था। मतलब कि ट्रांजिस्टर का रेजिस्टेंस एक्सट्रीमली हाई था और करंट कहां से पास आउट होने की कोशिश करता है, जहां पे रेजिस्टेंस कम होता है वहां से। तो आपका करंट कहां से पास होता है, वो यहाँ पे फर्स्ट पाथ में से पास आउट होता है। तो इसे हम ये कहते हैं कि यहाँ पे दो ऑप्शनल पाथ थे और उन दो ऑप्शनल पाथ में से करंट ने पहले पाथ को चूज किया और आपको यहाँ पे आउटपुट मिला। तो जैसे ही आप यहाँ पे ट्रांजिस्टर के अक्रॉस में आउटपुट लेते हैं तो आपको आउटपुट किस तरह से मिलता है, तो आपको आउटपुट यहाँ पे ऑप्शनल कंडीशन में मिलता है। मतलब कि ट्रांजिस्टर कंडक्ट है तो आउटपुट नहीं मिलेगा, ट्रांजिस्टर अगर कंडक्ट नहीं है तो आउटपुट मिलेगा। तो कुछ इसी तरह से ये वर्किंग मैकेनिज्म आप यहाँ पे भी समझ सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अगर किसी एक वक्त में ट्रांजिस्टर यहाँ पे कंडक्ट नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पे दूसरा ट्रांजिस्टर कंडक्ट होगा। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को फुलफिल करते हैं। तो आप इस सिग्नल को यहाँ पे माइंड कीजिए, इन दोनों सिग्नल को। इन दोनों सिग्नल में आपको पता चलेगा कि जैसे ही इस सिग्नल का पहला पोर्शन यहाँ पे क्या है, ये पहला पोर्शन यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे है, तो यहाँ पे इस सिग्नल में ये पहला पोर्शन क्या है, पीक लेवल के ऊपर है। मतलब कि अगर ये आपका ट्रांजिस्टर जो है वो कंडक्ट होके यहाँ पे इसे ग्राउंड कर रहा है, ग्राउंड कर रहा है मतलब कि यहाँ पे आउटपुट में सिग्नल नहीं मिल रहा है। तो अगर ये आपका ट्रांजिस्टर यहाँ पे किसी सिग्नल को ग्राउंड कर रहा है तो इसका जाहिर सा मतलब ये है कि ये ट्रांजिस्टर अपने अक्रॉस में आउटपुट सिग्नल दे रहा है। मतलब कि इस वक्त ये आपका आउटपुट सिग्नल यहाँ से पास हो रहा है और इस वक्त ये आपका जो ट्रांजिस्टर है वो या क्या है, वो यहाँ पे कट ऑफ रीजन में है। तो आपको यही याद रखना है कि जब ये सैचुरेशन में है तो आउटपुट यहां से मिलना है, जब ये सैचुरेशन में है तो आउटपुट यहां से मिलना है। तो सैचुरेशन के केस में आप यहां पे एक दूसरे को ऑपोजिट कह सकते हैं कि ये सैचुरेशन में तो आउटपुट यहां पे, ये सैचुरेशन में तो आउटपुट यहां से। अगर कट ऑफ के केस की बात करते हैं तो अगर ये कट ऑफ में तो आउटपुट यहां पे, तो अगर ये कट ऑफ में तो आउटपुट यहां पे। तो कुछ इस तरह से आप एक दूसरे को कट ऑफ आउटपुट, सैचुरेशन आउटपुट, कुछ इस तरह से आप एक दूसरे को कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपको यह बात नहीं समझ में आई है तो फिर से मैं कहता हूं कि वीडियो को रिवाइंड कीजिए, फिर से सुनिए, फिर से समझिए, आपको समझ में आ जाएगा।
तो कुछ इस तरह से आप इन सभी बातों को नोटिस कीजिए कि किस तरह से एक दूसरे के ग्राउंड और एक दूसरे के पीक लेवल्स चेंज होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आपका ये ट्रांजिस्टर यहाँ पे ग्राउंड लेवल में होता है, ग्राउंड लेवल का मतलब क्या है कि इसके अक्रॉस में आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो जब इसके अक्रॉस में आउटपुट नहीं मिल रहा है तो इसके अक्रॉस में आउटपुट मिल रहा है। इस वजह से ये क्या होगा, ये यहाँ पे पीक वोल्टेज के ऊपर होगा, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर जैसे ही ये यहाँ पे आउटपुट देने वाला है तो यहाँ पे ये क्या आएगा, पीक वोल्टेज के ऊपर आएगा। तो क्या होगा कि ये यहाँ पे ग्राउंड पे चला जाएगा, मतलब कि ये यहाँ पे ग्राउंड वोल्टेज पे चला जाएगा। फिर क्या होगा, ये फिर से यहाँ पे ग्राउंड वोल्टेज के ऊपर आएगा, तो ये यहाँ पे क्या आएगा, पीक वोल्टेज के ऊपर आएगा। फिर यहाँ से ये ग्राउंड पे जाएगा तो ये फिर यहाँ से क्या आएगा, पीक के ऊपर आएगा। तो कुछ इस तरह से ये दोनों एक दूसरे को अल्टरनेट कंडीशन में रिप्रेजेंट करते हैं। अल्टरनेट कंडीशन में मतलब कि ये ऑन तो ये ऑफ, ये ऑफ तो ये ऑन, मतलब कि दोनों में आपको आउटपुट सिग्नल मिलेंगे तो स्क्वायर वेव की तरह। लेकिन ये जो स्क्वायर वेव है वो स्क्वायर वेव यहाँ पे ऑन ऑफ की कंडीशन में एक दूसरे को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। जब ये ऑन होगा तब ये ऑफ होगा। आई होप कि आपको ये वर्किंग मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन करने के लिए बताया। एक तो ये कि अगर आप ट्रांजिस्टर के अक्रॉस में आउटपुट लेते हैं तो ट्रांजिस्टर के अक्रॉस में आपको ऑप्शनल आउटपुट मिलेगा, मतलब कि ट्रांजिस्टर अगर खुद ब खुद ऑन हो रहा है तो आउटपुट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ट्रांजिस्टर खुद ब खुद ऑफ कंडीशन में है तो आपको उस ट्रांजिस्टर के पैरेलल में आउटपुट मिलेगा। यह बात आपको याद रखनी चाहिए। फिर दूसरी बात आपको क्या याद रखनी चाहिए कि अगर आप कट ऑफ की कंडीशन में समझाते हैं तो आप एक दूसरे को समझा सकते हैं। फिर आपको तीसरी बात क्या याद रखनी है कि स्क्वायर वेव आपका आउटपुट में आपको मिलने वाला है, लेकिन ये जो आपका स्क्वायर वेव है वो स्क्वायर वेव यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट सेम शेप में नहीं होगा, एक दूसरे को ये फुलफिल करेगा। मतलब कि एक अगर ऑन है तो दूसरा वहां पे ऑफ होगा, मतलब कि इन दोनों के बीच में साइकिल की पीक वैल्यू को एक दूसरे के साथ चेक करके आप सीआरओ के आउटपुट में भी आप इन सभी बातों को देख सकते हैं। आपने अगर आगे के वीडियो में अच्छी तरह से नोटिस किया होगा तो आपको मैंने जो आउटपुट बताया था उन आउटपुट में आपको ये डिफरेंस देखने को मिल सकता है। लेकिन आपके पास ये जो IC555 की सर्किट थी, उन IC555 की सर्किट में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक टाइप का आउटपुट है, तो एक टाइप के आउटपुट में आप इन बातों को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर्स को इस्तेमाल करते हुए दो अलग अलग आउटपुट वाली सर्किट को चेक करते हैं तो उन सर्किट में आपको ये डिफरेंस देखने को मिलेगा कि यहाँ पे दूसरे ट्रांजिस्टर और पहले ट्रांजिस्टर इन दोनों की अक्रॉस में जो आप आउटपुट ले रहे हैं वो आउटपुट आपको, जैसे मैंने आपको समझाया, उसी तरह से अलग अलग कंडीशंस में मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे कैपेसिटर की वैल्यू को चेंज करते हैं तो आपको कैसा चेंज देखने को मिलेगा फ्रीक्वेंसी में या फिर टाइम पीरियड में, वो आपने आगे की वीडियो में देखा होगा, क्योंकि वहां पे मैंने दो अलग अलग कैपेसिटर की वैल्यू को आपको यूज करते हुए बताया था कि किस तरह से फ्रीक्वेंसी आप सीआरओ में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि चेंज होती है। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट टर्म अबाउट वर्किंग ऑफ एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। तो इस वर्किंग को समझने के बाद चलिए मैं आपको एक एनिमेशन दिखाना चाहता हूं, जिस एनिमेशन में आप ये देख सकते हैं कि अगर मैं दो रजिस्टर के साथ सीरीज में किसी एलईडी को कनेक्ट करता हूँ तो ये क्या होगा, यहाँ पे भी आपको आउटपुट सिग्नल्स तो मिलने ही वाले हैं। तो ये जो आपके आउटपुट सिग्नल्स है वो आउटपुट सिग्नल्स यहाँ पे जो जिस तरह से अपना नेचर शो करते हैं उस नेचर की कंपैरिजन में आपकी एलईडी ऑन और ऑफ होगी। मतलब कि अगर सिग्नल उसके अक्रॉस में मिल रहा है तो आपकी एलईडी ऑन होगी, अगर उसके अक्रॉस में सिग्नल नहीं मिल रहा है तो आपकी एलईडी क्या रहेगी, ऑफ कंडीशन में रहेगी। तो आप यहाँ पे सीआरओ को यूज नहीं करते हैं फिर भी आपको जो सिग्नल का नेचर है वो नेचर आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए ऐसी अलग तरह से एक दूसरे के साथ कंडीशनली चेंज होने वाली लाइट्स आपने कई बार जो आपकी पुलिस की जो वैन होती है उस वैन के ऊपर देखी होगी कि जहाँ पे दो अलग अलग कलर की जो लाइट है वो कंटिन्यूअसली एक दूसरे के साथ क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो वो असल में एक एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का ही वर्किंग मैकेनिज्म है, क्योंकि वहाँ पे भी जो दो लाइट है वो दो लाइट एक दूसरे के साथ वन बाय वन ऑन और ऑफ कंडीशन में चेंज होते रहती है। तो इसे हम इसी तरह से देख सकते हैं कि जैसे हमने आगे देखा था कि ये फ्री रनिंग मल्टीवाइब्रेटर है, तो ये फ्री रनिंग मल्टीवाइब्रेटर इसी तरह से है क्योंकि यहाँ पे जो स्टेट है वो स्टेट कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। तो आपने यहाँ पे जो एलईडी का वर्किंग मैकेनिज्म देखा है वहाँ पे अगर आप दो अलग अलग कलर की एलईडी यूज करते हैं तो आपको कुछ इसी तरह से एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में दो अलग अलग कलर की एलईडी वन बाय वन ऑन ऑफ होते हुए आपको मिलेगी। तो एक बात यहाँ पे नोटिस कर लीजिए, व्हेन द ट्रांजिस्टर T1 विल कंडक्ट, T2 रिमेन्स इन कट ऑफ रीजन एंड वाइस वर्सा।
मतलब कि जैसे ही एक ट्रांजिस्टर कंडक्ट होता है तो दूसरा कट ऑफ रहता है, जैसे ही दूसरा कंडक्ट होता है तो पहला क्या हो जाता है, कट ऑफ रीजन में आ जाता है। तो आई होप कि आपको ये वर्किंग मैकेनिज्म अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर सर्किट्स। तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन आप अच्छी तरह से मेंटेन कीजिए, याद रखिए कि एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर टाइमर सिग्नल्स को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्किट है और ये अच्छी तरह से और इजीली डिजाइन भी हो जाती है। मतलब कि अगर आप यहाँ पे टाइमर सर्किट डिजाइन करना चाहते हैं तो एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को आप यूज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के ऊपर डिपेंडेंट वीडियो सीरीज, जिसमें हमने कई सारी बातों के ऊपर अच्छी तरह से बातें की। हमने यहाँ पे इसका वर्किंग समझने की कोशिश की, कैरेक्टरिस्टिक्स समझने की कोशिश की, ये कहाँ पे किस तरह से वर्क करता है ये समझने की कोशिश की, इनके टाइप्स क्या क्या है ये भी समझने की कोशिश की। अगर हम इसे IC555 को यूज़ करते हुए डिज़ाइन करने की कोशिश करें तो हम किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं ये भी हमने यहाँ पे समझा। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।